हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बेसिक सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इस चैप्टर से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, जो कि हमें डिफरेंट ऑर्डर अरेंज करने होते हैं। जैसे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दे दिया जाता है कि कौन सा सही होगा, या फिर एटॉमिक साइज का ऑर्डर दे दिया जाता है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर दे दिया जाता है, या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर दे दिया जाता है। तो बहुत ध्यान से हमें प्रॉपर्टीज को समझना है कि कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं और हमें कैसे उनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पर। तो ये जो पहले हम देख लेते हैं कि चैप्टर क्या कहना चाहता है या चैप्टर है क्या। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो क्या होता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कहने का मतलब है, जैसे हम साइज की बात करें तो साइज क्या होता है, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ता रहेगा तो साइज घटता रहेगा। फिर जैसे ही हम नियॉन के बाद 11th नंबर का एटॉमिक नंबर आएगा तो फिर साइज क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो होती हैं जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पर हम देखें तो लिथियम का साइज जो है वो लगभग यहाँ से यहाँ क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते गया, यहाँ से लिथियम से बढ़ते गए तो डिक्रीज होते गया। लेकिन एक रेगुलर इंटरवल के बाद, यानी कि जैसे ही हम नियॉन के पास आए, नियॉन के पास के बाद आने पर क्या होगा, यहाँ पर से साइज क्या हो जाएगा, फिर एकदम से और बढ़ जाएगा। हालांकि ये जो हमारे पास 18th ग्रुप एलिमेंट होते हैं ये थोड़ी अलग टाइप के प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्या होती हैं एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन एलिमेंट का सेम होगा उनको वो क्या करते हैं, सेम टाइप के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में जिन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं, यानी कि लास्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन जिनका सेम होगा उनको हम एक ग्रुप में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, एक ही ग्रुप में रख देते हैं। जैसे अगर हम इसमें बात करें, जैसे हाइड्रोजन और लिथियम का बात करें तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बनाएंगे तो 1s1 होगा, और ऐसे ही अगर लिथियम का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s1। तो देख रहे हैं कि हम लास्ट सेल जो है उसमें सभी में क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो s ऑर्बिटल में जा रहा है, s सब सेल में जा रहा है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जिनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है उनको क्या करते हैं, हम एक ग्रुप के अंदर प्लेस कर देते हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी लगभग एक टाइप की होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर देते हैं। और हम इसको कैसे बनाते हैं, विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, फिर हीलियम का 2 है, फिर लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, 5 6 7 8, ऐसे करके हमने क्या कर रखा है, इसको अरेंज कर रखा है। आई होप आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, ये जो दो फर्स्ट के ग्रुप होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एक पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं और 18 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। जो ये तिरछे वाले होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड, और ये जो खड़े वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो हमने अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग पीरियड और अलग अलग ग्रुप में क्या कर रखा है, बांट रखा है। लेकिन एक ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है और उनकी प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होती है। तो इसलिए ये जो पहले के दो ग्रुप आते हैं इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और ये सेकंड ग्रुप। तो ये वाले जो एलिमेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद बीच में यहाँ पर आते हैं स्कैंडियम से जिंक तक, यट्रियम से कैडमियम तक, लेंथेनम से Hg तक, ये सारे के सारे कहलाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो जिस भी एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में जाएगा हम उसको उसी ब्लॉक का एलिमेंट बोल देंगे। जैसे यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में किस में जा रहा है, एस सब सेल में जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बोरॉन को देखें तो बोरॉन को हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 और 2p1। तो p सब सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, p ब्लॉक के एलिमेंट। तो जिस भी सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसको हम उस ब्लॉक का एलिमेंट बोल देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें
तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे के सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। यहाँ पर से ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के एलिमेंट कहलाते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट, क्योंकि इनमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सबसेल के अंदर एंटर करता है, इसलिए हम इसको पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। जबकि ये बीच के जो एलिमेंट होते हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कहते हैं या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो किस में करेगा, डी सबसेल में करेगा, इस वजह से हम इनको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। अब इसके अलावा ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए 2 ग्रुप, ये 6 ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ पर 10 जो ग्रुप होंगे वो किसके होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट के। इसके अलावा यहाँ पर हम लेंथेनम के बाद 14 जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, लेंथेनोइड्स, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए हम इनको लेंथेनोइड्स बोलते हैं। और इसके अलावा जो एक्टिनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं क्या, एक्टिनोइड्स। ये दोनों के दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं इनमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ सब सेल के अंदर जाता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमें एक जनरल बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट किस पोजीशन पर हैं। जैसे अगर हम बाद में जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि राइट साइड में कौन से एलिमेंट हैं, लेफ्ट साइड में कौन से हैं, बीच में कौन से हैं या नीचे कौन से प्लेस किए गए हैं। तो इस वजह से हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमें पीरियोडिक टेबल का पूरा आइडिया होना चाहिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे लेफ्ट साइड में है, टॉप में कौन से एलिमेंट है, बॉटम में कौन से एलिमेंट है, सबसे राइट में कौन से एलिमेंट है, ये सब चीज़ें हमको पहले पता होनी चाहिए, तब जा करके हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को देख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो पीरियोडिक टेबल के बारे में आइडिया होना चाहिए वैसे भी। चलिए अब हम देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम अब देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जैसा कि पीरियड मतलब एक रेगुलर टाइम इंटरवल होता है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं ये जो क्या होती हैं, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होती हैं, उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक रेगुलर इंटरवल में माना लेफ्ट टू राइट साइज घटा, फिर एकदम से क्या हो जाएगा, जैसे माना एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 9 तक साइज घटा, फिर क्या हो जाएगा, अगले एलिमेंट में आते ही फिर क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टीज रिपीट होते हैं, इसलिए इनको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। हालांकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, लेकिन थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए इसका। अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती कौन कौन सी हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अब एक एटम को स्पेसिफाई करने के लिए, कोई माना हमारे पास एक एटम है, इस एटम को स्पेसिफाई करने के लिए क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। जैसे किसी एटम के बारे में अगर हम बताना है तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होती है क्या, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, दूसरी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको। थर्ड होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फोर्थ होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कहने का मतलब है कि ये 4 प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेस पर हम किसी एटम को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी भी एटम के, हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो उसका एक फिक्स एटॉमिक रेडियाई होगा, एक उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, कुछ उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज में क्या होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किसकी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, ये कहलाती हैं एटम की प्रॉपर्टीज है, इनको हम बोलते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहले हम बात करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम बात करेंगे फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। तो हम लिख सकते हैं टू स्पेसिफाई एनी individual atom or ion certain properties, जैसे कि ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, certain properties
are used which are used, ऐसा भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, गिवन इन द अबव, ऊपर जो हमने लिख रखी वही प्रॉपर्टीज क्या कहलाते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। गिवन इन द अबव आर कंबाइंडली known as एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो क्या है, कुछ किसी भी एटम को स्पेसिफाई करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल एटम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, कोई भी एटम है, तो उसको अगर डिफाइन करना है, उसके बारे में स्पेसिफाई करना है, उसके बारे में बातें बतानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एटॉमिक रेडियाई की बात कर सकते हैं, उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर सकते हैं। तो इनको बोला जाता है एटॉमिक प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बात है कि हमारे पास किसी एटम को स्पेसिफाई करना है तो हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज यूज होती है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब ये जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं किस बात पर, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट लिख सकते हैं हम कि दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द electronic configuration of the एलिमेंट बोल सकते हैं, एटम बोल सकते हैं, ठीक है। ये किस बात पर डिपेंड करती है कि पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मैं फ्लोरीन की बात करता हूं, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p5, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस हिसाब का होगा जिस एटम का, उसी हिसाब से उसकी क्या होगी, एटॉमिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब ये तो होगी किसकी बात, एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात। हमने कहा कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसा कि हमारे पास एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये प्रॉपर्टीज यूज होती हैं किसी एटम को स्पेसिफाई करने के लिए। अब क्या होता है कि ये प्रॉपर्टीज अगर हम किसी पीरियोडिक टेबल में बात करें तो लेफ़्ट टू राइट जाएं या टॉप टू बॉटम जाएं, तो क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं, ठीक है। इसी वजह से ये रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है, इनका चेंजमेंट होता है या रिपीटेशन होता है, इस वजह से हम इनको क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे लिखेंगे कि आगे लिख सकते हैं, दीज प्रॉपर्टीज of elements show a periodic variation on moving from left to right in a period and top to bottom in a group of periodic table hence these properties are called periodic properties, ठीक है। तो क्या बात की हमने कि पहली बात तो हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात की, ठीक है। 4 हमारे पास एटॉमिक प्रॉपर्टीज थी और हमने कहा कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज हमेशा डिपेंड करती है कि पर्टिकुलर एटम का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है या वैलेंस शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी हिसाब से क्या होगा उसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज होगी। तो ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, चाहे हम किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करें अक्रॉस ए पीरियड या टॉप टू बॉटम जाएं एक ग्रुप के अंदर, तो ये प्रॉपर्टीज में क्या होता है, एक रेगुलर पीरियोडिसिटी दिखती है
यानी कि एक रेगुलर क्या होगा, घट रहे होगे या बढ़ रही होगी, ये सब हो रहा होगा। इस वजह से इसको क्या हम क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीटेशन होता है इनका, ठीक है। तो इस वजह से इनको क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी उनको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। वही 4 प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे, जो कि हमारे पास था क्या, साइज था, ठीक है, या एटॉमिक या आयनिक रेडियाई बोल सकते हैं उसको। दूसरा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरा था आयनाइजेशन एंथैल्पी, और फोर्थ था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ज़्यादातर थ्योरी में से हल्का पता होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम में हम क्वेश्चन पे ज़्यादा डील करेंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत जनरल इंट्रोडक्शन जरूर पता होना चैप्टर का। अब हम देख लेते कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज थी। 4 इम्पोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, 4 इंपोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो कि हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज को ही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एज ए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो क्या हो रही है, उनका रिपीटेशन हो रहा है, इस वजह से हम उनको बोल दे रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम क्या, एटॉमिक साइज, ठीक है, या फिर रेडियाई। अब इसके अंदर हम 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई के अंदर, जिसमें पहला होगा कोवेलेंट रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई कहने का या साइज कहने का मतलब एटम का साइज, ठीक है, एटम कितना बड़ा है कितना छोटा है। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली एटॉमिक रेडियाई या साइज का यूज ना करके हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कोवेलेंट रेडियाई, इसके अलावा हमारे पास होता है आयनिक रेडियाई, थर्ड होता है मेटेलिक रेडियाई, और फोर्थ होता है वंडरबॉल रेडियाई, वंडरबॉल रेडियाई, ठीक है। तो हम एटॉमिक साइज जो कि हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, वो 4 चीज़ों के अंदर हम उसको देखेंगे, कोवेलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई और वंडरबॉल रेडियाई। दूसरी प्रॉपर्टीज हमारे पास थी क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी थी, इलेक्ट्रो निगेटिविटी। अब हमें ओवरऑल इस चैप्टर में इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहले हम देखेंगे कि ये होते क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि टॉप टू बॉटम में क्या वेरिएशन हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में क्या वेरिएशन हो रहा है, ये सब इस चैप्टर में हमको देखना है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। ये 4 प्रॉपर्टीज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं और इनका वेरिएशन क्या है। मतलब हम अगर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, किसी प्रॉपर्टी में फ़र्क क्या पड़ेगा, कि साइज घटेगा बढ़ेगा, या आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी या बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है या बढ़ती है, और अगर किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएं तब क्या वेरिएशन होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर इसके बाद देखेंगे इसमें। तो ये जितनी भी 4 प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहलाती है, क्योंकि ये एक रेगुलर टाइम इंटरवल में इनका रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे, पहली प्रॉपर्टीज को अब हम देखेंगे एटॉमिक साइज या रेडियाई की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये चीज़ें लिख लीजिए, उसके बाद हम पहली प्रॉपर्टी देखेंगे एटॉमिक साइज या रेडियाई के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक साइज या रेडियाई के बारे में। तो देखिए एटॉमिक साइज या रेडियाई क्या होती है, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या होते हैं, सेल होते हैं, ठीक है, और उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे माना इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या बोलेंगे कि किसी न्यूक्लियस से उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, उसकी रेडियाई कहलाएगी, ठीक है। किसी न्यूक्लियस से उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियाई, और जिसका रेडियाई जितना ज़्यादा होगा उसका साइज भी उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर हम डायरेक्टली हम एटॉमिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते हैं, इसके पीछे कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेव नेचर शो करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, माना हम एक ही इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर शो करता है, वेव नेचर। तो होता क्या है कि वेव नेचर शो करने की वजह से हम कभी तो
हाँ यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर सकते हैं, और कभी क्या हो जाएगा यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस अलग हो जाएगी, यहाँ तक की डिस्टेंस अलग हो सकती है और यहाँ तक की डिस्टेंस अलग हो सकती है। इस वजह से ड्यू टू वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम एटॉमिक रेडियाई कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई कॉन्सेप्ट को क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है, ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फिक्स। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं कह सकते या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरह काम बिहेव कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है, या एक जगह पर फिक्स नहीं है। मतलब कभी ये न्यूक्लियस है और कभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी पास मारा कभी दूर जा रहा है, तो ऐसे टाइप से इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक फिक्स पोजीशन कहीं पर नहीं है। जैसे एक रेडियस ये भी हो सकती है और एक रेडियस ये भी हो सकती है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनों को एक फिक्स पोजीशन नहीं बता सकते। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको लिखना जरूरी नहीं है, बस जानना इतना जरूरी है कि हम डायरेक्टली एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट क्यों यूज नहीं करते हैं। इसके पीछे कारण है कि ड्यू टू वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फिक्स, एक जगह पर फिक्स नहीं है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई की बात नहीं कर सकते यहाँ पर। इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यहाँ पर, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कौन सा, कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, हम पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे, कोवेलेंट रेडियाई के बारे में। ठीक है, तो देखो अब कोवेलेंट रेडियाई के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा, कोई कोवेलेंट बॉन्ड अगर बन रहा होगा, माना एक हमारे पास ए है और एक बी एटम है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या होगा, ये माना ए एटम है और फिलहाल दोनों हम ए एटम ही कंसिडर कर लेते हैं, ये ए एटम है और ये भी दूसरा भी ए एटम ही है, ये इसका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो दोनों ने क्या कर रखा है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है, इसका मतलब ओवरलैपिंग हो रखी है। तो यहाँ से इसके और इसके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस कहलाती है वो क्या कहलाता है, इसका डायमीटर या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कह सकते हैं हम। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं हम, डी। ठीक है, और इसके आधा के इतना कितना होगा उसका, एक पर्टिकुलर एटम का रेडियस, यहाँ तक का जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, आर ए, और इसका भी यहाँ से क्या कहलाएगा, आर ए, इन दोनों के बिल्कुल बीच का। ठीक है, तो हम यहाँ पर से क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ द एटम क्या कह सकते हैं, या डायामीटर ऑफ द, रेडियस ही कह सकते हैं, रेडियस ऑफ ए कह सकते हैं, इक्वल टू क्या हो सकता है, इन दोनों के बीच का रेडियस क्या हो सकता है, डायामीटर ऑफ ए अपॉन 2, या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा क्या है यहाँ पर, पर्टिकुलर एटम का रेडियस है, जब क्या हो वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कोवेलेंट रेडियाई को हम क्या बोल सकते हैं, कोवेलेंट रेडियाई को लिख सकते हैं, इट इज द हाफ ऑफ द internuclear, half of the internuclear distance of two identical atoms in a covalently bonded molecule। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि माना हमारे पास कोई कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल बन रखा है, दो ए एटम आपस में क्या कर रखे हैं, जुड़ करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं और एक मॉलिक्यूल बन रखा है। तो उसमें क्या है, अगर हम कोवेलेंट रेडियाई की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा क्या है, रेडियाई है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एटम ए की हम रेडियाई कहना चाहें, जैसे ए की रेडियाई कहना चाहें, तो क्या कह सकते हैं हम, जो हमारे पास इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा, तो आर ए इसका कहो चाहे आर ए इसका कहो, वो क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा। सिंपल सी बात है कि इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा रेडियाई होता है, या कह सकते हैं कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेडियाई हो जाएगा, कोवेलेंटली बॉन्डेड अगर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर कोवेलेंट रेडियाई का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। सिमिलरली अगर हमारे पास जो भी एलिमेंट होंगे उनके बीच में अगर आयनिक बॉन्ड होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, आयनिक रेडियाई। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई मेटल्स होंगे उनके बीच में अगर रेडियाई होगी तो किसको क्या बोल देंगे, मेटालिक रेडियाई। तो इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि हमें
कोवलेंट रेडियाई क्या है? कोवलेंट रेडियाई सिंपली हमारे पास कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा होता है, उसको हम कोवलेंट रेडियाई बोल देते हैं। अब हम अगला देखते हैं मेटेलिक रेडियाई। तो ये तो क्या हो गया, कोवलेंट रेडियाई। सिंपल सी बात है कि हमारे पास कोई कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, उनके न्यूक्लियस के जो डिस्टेंस है उनके बीच की, उसका आधा क्या कहलाएगा, कोवलेंट रेडियाई कहलाएगा। अब इसके बाद दूसरी चीज़ देख लेते हैं हम। हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पर से जानना है कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की रेडियाई हैं वो क्या है। बाद में हम फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे किसका वेरिएशन हो रहा है, साइज का वेरिएशन कैसे हो रहा है, रेडियाई का वेरिएशन कैसे हो रहा है। इन चीज़ों पर डेफिनेशन पर हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं कि लेफ़्ट टू राइट वेरिएशन करने पर एटॉमिक साइज घटेगा या बढ़ेगा, या जो हमारे पास कोवलेंट रेडियाई है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर कर लेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत हमें जनरल बेसिक ज़रूर पता होना चाहिए इनका। तो अगले देख लेते हैं मेटेलिक रेडियाई। दूसरा है क्या, मेटेलिक रेडियाई। तो मेटेलिक रेडियाई भी सिंपल सा क्या हो जाएगा, इट इज़ द हाफ ऑफ, ये क्या हो जाएगा, इट इज़ द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर distance between the two adjacent metallic atom in a closely packed crystal lattice structure of the metal। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई मेटल का क्रिस्टल है, जैसे आयरन का मेटेलिक क्रिस्टल है, तो उसमें क्या होगा, वो क्या होगा, क्लोजली पैक्ड रहते हैं वैसे मेटेलिक क्रिस्टल। तो वहाँ पर भी क्या होगा, सिंपली दो हमारे पास माना कोई, ये हमारे पास कोई माना क्रिस्टल है मेटल का, ऐसे हमारे पास कोई मेटेलिक क्रिस्टल है, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, ये माना हमारे पास दो मेटेलिक एटम है, एक ये है एक ये है, इनके बीच का जो डिस्टेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा इसका डायमीटर, डी कहलाएगा, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो हमारे पास रेडियस होगी, माना कोई एक एटम ए है, ये भी ए है माना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर बिटवीन ए अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सिमिलरली जैसा कि हमने कोवलेंट रेडियाई की बात की, ऐसा ही मेटेलिक रेडियाई के केस में लग जाएगा। लेकिन मेटेलिक रेडियाई कब होगा, जब हमारे पास इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड होगा। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा होगा, यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, जब हमारा मेटेलिक क्रिस्टल होगा तो उसके बीच में मेटेलिक बॉन्ड होगा। तो वहाँ पर भी क्या होगा, दो एडजेसेंट मेटल जो होंगे, जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो आधा होगा वो इसका रेडियाई कहलाएगा, किसी भी पर्टिकुलर एक मेटल का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेटेलिक रेडियाई क्या है, इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटेलिक एटम इन ए क्लोजली पैक्ड क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। जो मेटल होते हैं क्लोजली पैक्ड क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में होते हैं, और दो एडजेसेंट जो मेटल होंगे उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो आधा होगा वो रेडियाई कहलाएगा पर्टिकुलर मेटल के लिए। ये तो हो गया दूसरी बात मेटेलिक रेडियाई की। अब थर्ड हम देख लेते हैं, वंडर वॉल रेडियाई, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं क्या, वंडर वॉल रेडियाई। ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हमें यूज आएंगे जब हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चनों में वंडर वॉल रेडियाई, ठीक है। अब देखिए वंडर वॉल रेडियाई कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, दो एटम के बीच में या दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, वंडर वॉल बॉन्ड बन रहा होगा, और उसके एटम के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, वंडर वॉल रेडियाई। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, माना मैंने ले लिया I2 मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल। अब एक चीज़ पता है हमको कि जो भी वंडर वॉल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली एटम के बीच में नहीं लगता है, वो क्या लगता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो क्या होगा, जैसे हमारे पास एक आयोडीन मॉलिक्यूल ये है, ये दो आयोडीन आपस में क्या रखे हैं, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ रखे हैं। एक I2 मॉलिक्यूल ये है
और एक I2 मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ये दूसरा I2 मॉलिक्यूल है, मतलब ये आयोडीन और आयोडीन, यहाँ पर भी आयोडीन और आयोडीन। तो क्या होगा, यहाँ पर एक I2 मॉलिक्यूल और एक I2 मॉलिक्यूल, ये है आयोडीन मॉलिक्यूल, ये है। तो क्या है कि अगर हम वॉन टू वॉल बॉन्ड की बात करेंगे तो क्या होगा, एक इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में वॉन टू वॉल बॉन्ड पाया जा रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, दो एडजेसेंट जो एटम है, ये एडजेसेंट एटम और ये एडजेसेंट एटम, इनके बीच की जो भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उसका आधा क्या कहलाएगा, रेडियाई कहलाएगा। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी इनके बीच की, वो क्या कहलाएगी, इसके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। इसको कह सकते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन I2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम इसको। और अगर पर्टिकुलर किसी एटम का अगर रेडियाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगी, एटम की रेडियाई, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियाई होगी वो क्या कहलाएगी, कोवलेंट रेडियाई, ठीक है। इसको हमने पहले भी बोला था कि यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक कोवलेंट रेडियाई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर रेडियाई वॉन टू वॉल रेडियाई ऑफ I2 की बोलें, आयोडीन की वॉन टू वॉल रेडियाई बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, di2/2 हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, ये क्या कहलाएगा इतना, ये कहलाएगा इसका रेडियाई, ठीक है। जो हमारे पास दो आयोडीन के मॉलिक्यूल है, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल ये है, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल ये है, ये आपस में क्लोजली किसके थ्रू जुड़े होंगे, वॉन टू वॉल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। तो हम बोलेंगे कि दो एडजेसेंट पे जो एटम लगे हुए हैं उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो आधा होगा वो क्या कहलाएगा, वॉन टू वॉल रेडियाई कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, वॉन टू वॉल रेडियाई को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज द हाफ ऑफ द internuclear distance between the two adjacent atom of the two adjacent molecule which are attracting each other by van der Waals force, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम, ठीक है। ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आधा है किसके बीच में, दो एडजेसेंट एटम जो कि क्या हो, ऑफ द टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल, ये दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल ये है, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है। इन दोनों के एडजेसेंट एटम पास में कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, इनके बीच की जो भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा क्या कहलाएगा, वॉन टू वॉल रेडियाई कहलाएगा। ये डेफिनेशन रटनी नहीं है, लेकिन अभी हम इसका यूज करेंगे कि कौन सबसे बड़ा होगा, एटॉमिक रेडियाई बड़ी, कोवलेंट रेडियाई बड़ी है, वॉन टू वॉल रेडियाई बड़ी है, कौन सी बड़ी है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए जो एक चीज़ है यहाँ पर, इसको हम बोल सकते हैं रेडियाई, ठीक है। कौन सी रेडियाई है, इस चीज़ को बोल सकते हैं RV भी लिख सकते हैं, वॉन टू वॉल रेडियाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाली रेडियाई है वो कौन सी है, जो RA है वो कौन सी रेडियाई है यहाँ पर, कोवलेंट रेडियाई, ठीक है। कोवलेंट रेडियाई हमने क्या बोला था कि किसी कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के जो भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसका आधा क्या कहलाता है, कोवलेंट रेडियाई। तो ये तो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है ना, इसके बीच में जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो आधा होगा वो कोवलेंट रेडियाई होगा। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है कि जो वॉन डर वॉल रेडियाई है, वॉन डर वॉल रेडियाई है वो कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। वॉन डर वॉल रेडियाई कौन सी है, ये है, ठीक है। वो क्या है, जो हमारे पास दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के जो एटम है उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा है। तो वॉन डर वॉल रेडियाई क्या होती है, बड़ी होती है किसके कंपेयर में, कोवलेंट रेडियाई के कंपेयर में, जो कि हमको दिख रहा है। क्यों, क्योंकि कोवलेंट रेडियाई में क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। इस वजह से दो एटम ज़्यादा पास आए होंगे तो
रेडियाई छोटा हो जाएगा, जबकि वंडरवॉल फोर्स जो होता है वीक फोर्स होता है, जो मॉलिक्यूल आएंगे इतने पास नहीं आएंगे तो उनके एडजेसेंट एटम भी पास नहीं आएंगे। इस वजह से जो हमारे पास वंडरवॉल रेडियाई होता है उसका साइज बड़ा होता है इन कंपेयर टू कोवलेंट रेडियाई के। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया वंडरवॉल रेडियाई। अब हमारे पास लास्ट में बचता है आयनिक रेडियाई। ठीक है, सबसे लास्ट टाइप है हमारे पास यहाँ पर आयनिक रेडियाई। तो वंडरवॉल रेडियाई हमारे पास क्या है कि दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल ये है, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल ये है। इनके एडजेसेंट एटम कौन से हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो आधा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वंडरवॉल रेडियाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम टाइप से फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि आर ऑफ वंडरवॉल रेडियाई लिख सकते हैं। ठीक है, आर ऑफ वंडरवॉल इक्वल टू क्या हो सकता है, दो हमारे पास जो भी एटम है उनके बीच का एडजेसेंट जो एटम है उनके बीच की जो भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा क्या कहलाएगा, वंडरवॉल रेडियाई कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लास्ट देखते हैं आयनिक रेडियाई। सबसे लास्ट जो है वो है आयनिक रेडियाई। ये फोर्थ टाइप है आयनिक रेडियाई। सबसे लास्ट जो है वो क्या है, आयनिक रेडियाई। ठीक है, अब देखिए आयनिक रेडियाई में क्या होगा, जब हमारे पास जो आयंस होंगे उनके बीच में कहीं ना कहीं ये रेडियाई की बात हो रही होगी। ठीक है, तो क्योंकि देखिए अलग अलग टाइप की रेडियाई मिलेगी जब अलग अलग टाइप का हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो अलग रेडियाई होगी, उसका लेंथ कुछ अलग होगी, और ऐसे ही हमारे पास वंडरवॉल रेडियाई अलग होगी। ठीक है, इसके अलावा मेटेलिक रेडियाई अलग होगी। तो आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा तो आयनिक रेडियाई कहलाएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होगा, ये क्या कहलाएगी, रेडियाई ऑफ कैटाइन और एनाइन, रेडियाई ऑफ कैटाइन और एनाइन प्रेजेंट इन आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, एनाइन प्रेजेंट इन आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई आयनिक क्रिस्टल बन रखा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई आयनिक क्रिस्टल माना A+ है। ठीक है, और B- है, ऐसे ही A+ है, B- है, ऐसे ही कोई हमारा पूरा का पूरा आयनिक क्रिस्टल बन रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, A+ और B- के बीच में, वो होगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, A+ का रेडियाई बोल सकते हैं या फिर B- का रेडियाई बोल सकते हैं, उसको क्या बोल देंगे हम, आयनिक रेडियाई बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर हम इनके बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करें, जो कि इसका न्यूक्लियस यहाँ होगा, इसका न्यूक्लियस यहाँ होगा, इस डिस्टेंस की बात करें तो A+ और B- की बात करेंगे तो क्या होगा, रेडियस ऑफ A+ प्लस रेडियस ऑफ B-। ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी क्योंकि इसकी रेडियस, क्योंकि जनरली कैटाइन की रेडियस छोटी होती है और एनाइन की रेडियस बड़ी होती है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो A+ B- जो हम बोल सकते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ A+ और B- होगा, वो क्या होगा, रेडियस ऑफ A+ और रेडियस ऑफ B- हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट रेडियाई होगी हमारे पास आयनिक रेडियाई। तो चारों टाइप की यहाँ पर रेडियाई कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने देखा कि पहले हमने कोवलेंट रेडियाई की बात की, जब हमारे पास क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड हो एटम्स के बीच में तो वो क्या कहलाएगा, कोवलेंट रेडियाई। उसके बाद मेटेलिक रेडियाई कब होगी, जब हमारे पास कोई मेटल क्रिस्टल होगा तो दो एडजेसेंट मेटल के बीच में जो भी रेडियाई होगी उसको मेटेलिक रेडियाई बोलेंगे। वंडरवॉल रेडियाई मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, और दो मॉलिक्यूल्स के एडजेसेंट एटम के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा उसके रेडियाई होगी। और सबसे लास्ट में आयनिक रेडियाई होगा, जो कि हमारे पास आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर, जैसे NaCl का क्रिस्टल है उसके बीच में जो भी Na+ की रेडियाई बोल रहे हैं या फिर Cl- की रेडियाई बोल रहे हैं, तो वो आयनिक रेडियाई के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास चार टाइप की रेडियाई होगी, और जो रेडियाई होती है उसी हिसाब से क्या होता है, साइज भी वेरी करता है। कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है कि जिसके जितनी ज़्यादा रेडियाई होगी उसका उतना बड़ा साइज भी होगा। अब हम यहाँ पर से देखते हैं कि कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी रेडियाई सबसे बड़ी होगी। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन कोवलेंट मेटेलिक एंड वंडरवॉल रेडियाई।
ठीक है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं किसके इसके बीच में, कोवलेंट मेटेलिक एंड वंडर वॉल रेडियाई के बीच में, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अलग अलग मॉलिक्यूल दे दिया जाए, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल हमें Cl2 दे दिया जाए, ठीक है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। एक हमें बोल दिया जाए कि जैसे जिंक का क्रिस्टल बन रखा है, जिंक +2 का क्रिस्टल बन रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जिंक +2 का माना हमारे पास कोई क्या है, मेटल है जिंक, ठीक है, और इसका कोई क्रिस्टल है, ठीक है, उसको दे दिया, और एक हमको माना I2 मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है। I2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा होगा, 2 I2 मॉलिक्यूल अगर हमको दे दिए माना, और बोला कि इनमें बताओ कौन सा रेडियाई सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम कंपैरिजन करने को बोलता है कि कोवलेंट मेटालिक और वंडर वॉल रेडियाई में, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमें पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ का जो बॉन्ड होता है वो इनमें से कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। उससे कम होता है कौन सा, मेटालिक बॉन्ड। और क्योंकि वंडर वॉल बॉन्ड जो होता है या वंडर वॉल फोर्स होता है वो क्या होता है, वो एक सेकेंडरी फोर्स होता है, इस वजह से ये तो सबसे वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारे पास जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना मजबूत बॉन्ड होगा, उतना ही 2 एटम या 2 आयन क्या होंगे, उतने ज़्यादा पास आएंगे, तो उनका रेडियाई उतना छोटा होगा। जबकि वंडर वॉल फोर्स में अगर हम बात करें तो 2 एटम्स जो होंगे पास में जो होंगे वो क्या होंगे, उनके डिस्टेंस का आपस में अच्छी खासी होगी। यहाँ पर दूर दूर एटम होंगे, इस वजह से वंडर वॉल जो फोर्स होता है वो वीक होता है, और उसके बीच की रेडियाई क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो अगर माना स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड या अट्रैक्शन फोर्स जहाँ पर जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर एटम उतना ज़्यादा पास आएंगे, तो इस वजह से उनका साइज उतना, रेडियाई उनकी क्या हो जाएगी, उतनी छोटी हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड अगर ये है, तो हम जो अगर बात करें किसकी, रेडियाई ऑफ बॉन्ड की बात करें तो वो कौन से हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रेडियाई होगी वंडर वॉल फोर्स की, वंडर वॉल रेडियाई सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और उसके कम सीधे हम बोल सकते हैं रेडियाई की अगर हम कंपैरिजन करें तो वंडर वॉल रेडियाई सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम कौन सा होगा, मेटालिक रेडियाई, और सबसे कम जो होगा वो कौन सा होगा, कोवलेंट रेडियाई, ठीक है। सबसे कम जो होगा वो कौन सा होगा, कोवलेंट रेडियाई, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर अगर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा तो एटम क्या होंगे, बहुत ज़्यादा पास आ रहे होंगे, ओवरलैपिंग ज़्यादा कर रहे होंगे, तो यहाँ पर रेडियाई छोटा होगा। मेटालिक बॉन्ड में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पास में होंगे एटम लेकिन एकदम ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ पर रेडियाई थोड़ा सा बड़ा होगा। और वंडर वॉल फोर्स में तो क्या था, 2 एटम आपस में, 2 मॉलिक्यूल्स के एटम थे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इतना बड़ा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा और इसका आधा रेडियाई होगा। तो वहाँ पर साफ दिख रहा है हमको कौन सा रेडियाई सबसे बड़ा होगा, वंडर वॉल रेडियाई क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन सबसे कम है, ठीक है। इस वजह से हम बात करेंगे अगर रेडियाई का कंपैरिजन आता है तो वंडर वॉल रेडियाई सबसे बड़ा होगा, मेटालिक रेडियाई उससे कम होगा, और कोवलेंट रेडियाई क्या होगा, इनमें सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया ओवरऑल जितने भी टाइप के हमने रेडियाई पढ़ी हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप की रेडियाई को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। कोवलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई की हमने बात कर ली है। और इसके अलावा अब हम इसके अगले यूनिट में देखेंगे कि ये जो हमारे पास डिफरेंट रेडियाई है उन पर क्या फ़र्क पड़ता है, कौन कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं, और पीरियोडिक वेरिएशन इनमें कैसे होता है, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने पर कौन सी रेडियाई बढ़ती है, क्या घटती है या बढ़ती है, या टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाने पर रेडियाई पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।